हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू मास्टरी क्लासेस। और आज हम शुरू कर रहे हैं अपना चैप्टर 4 क्लास 11th का रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन पार्ट 2। तो दोस्तों पहले जो चैप्टर 3 जो था, ये चैप्टर 4 जो है ये चैप्टर 3 का एक्सटेंशन है। तो जो चैप्टर 3 था उसका नाम था रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन 1 और ये जो है ये है चैप्टर है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन 2। तो ये चैप्टर 3 में हमने जो कुछ पढ़ा है उसके एडवांस्ड लेवल है, तो उसके आगे हम इसे पढ़ेंगे। तो चैप्टर 3 में पहले देख लेते हैं हमने पढ़ा क्या था, तो आपका एक बार रिवीजन हो जाएगा। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमने पढ़ी थी जनरल, ठीक है ना। याद है आपको जनरल क्या था? जनरल क्या था? जनरल आपकी इनिशियल एंट्रीज थी, प्रारंभिक एंट्रीज, जितनी भी एंट्रीज सबसे पहले होती थी वो जनरल में होती थी। याद आया आपको? हम डेबिट क्रेडिट करते थे तो सारी एंट्रीज पहले कहाँ होती थी? जनरल में होती थी। जनरल में हम अकाउंट्स को डेबिट और क्रेडिट करते थे और डेबिट और क्रेडिट करने के बाद हम क्या करते थे? उनकी पोस्टिंग करते थे। तो इनिशियल एंट्री जितनी भी थी, प्रारंभिक एंट्रीज जो आपकी थी, स्टार्टिंग एंट्रीज जो हैं वो सारी कहाँ होती है? वो जनरल में होती हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या होता है? लेजर। तो जनरल में एक बार एंट्री होने के बाद हम क्या करते हैं? उन्हें हम ट्रांसफर करते हैं लेजर्स में। लेजर्स यानी कि अकाउंट्स। जैसे हमने कुछ परचेजिंग की तो परचेजिंग में क्या एंट्री हुई? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लेट सपोज कैश से की तो हम इसे क्या करेंगे? ट्रांसफर करेंगे। कहाँ करेंगे? लेजर में करेंगे, अपने अकाउंट्स में करेंगे। तो यहाँ पे हमारे क्या अकाउंट्स सेट हुए? एक तो परचेज अकाउंट और कैश अकाउंट। तो इनके दो अकाउंट्स में एंट्री जाएगी, ठीक है ना। तो ये जो पोस्टिंग होती है इसको हम क्या कहते हैं? लेजर पोस्टिंग, ठीक है। फिर क्या आता है? फिर आता है वाउचर और इसके टाइप्स। हमने वाउचर और टाइप्स पढ़े थे, याद होगा आपको कि वाउचर्स और टाइप्स क्या थे। तो वाउचर और इसके टाइप्स हमने पढ़े थे। वाउचर और टाइप्स में क्या पढ़ा था आपको याद है? हमने पढ़ा था कैश वाउचर, डेबिट वाउचर, क्रेडिट वाउचर, जनरल वाउचर्स, ठीक है। तो याद आ गया होगा आपको। फिर थी अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन याद है आपको? ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन हमने पढ़ी थी एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। याद आया आपको? जो हम इक्वेशन बनाते थे तो ये हमने पढ़ी थी। उसके बाद हमने क्या पढ़े थे? कैटेगरीज ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स की कैटेगरीज के बारे में पढ़ा। फिर रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट पढ़े थे हमने। डेबिट क्रेडिट किस अकाउंट को डेबिट कब करना है, किस अकाउंट को क्रेडिट कब करना है, एसेट को डेबिट कब करना है, लायबिलिटीज को डेबिट कब करना है, ठीक है ना। इस तरीके से हमने डेबिट के, क्रेडिट और डेबिट के रूल्स पढ़े थे। फिर क्या पढ़ा था हमने? रिकॉर्डिंग ऑफ जनरल एंट्रीज। फिर जब डेबिट क्रेडिट के रूल्स पढ़ लिए तो अकाउंट हमें जनरल एंट्रीज करने में बहुत ईजी हो गया था कि किस अकाउंट को डेबिट करेंगे, किस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया, कुछ परचेजिंग की तो जनरल परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है ना। समझ में आ गया आपको? और फिर उसके बाद हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ लेजर, कि लेजर की क्लासिफिकेशंस क्या क्या हैं, ठीक है। फिर लेजर पोस्टिंग, जब हम जनरल एंट्री कर ली तो उसकी हम पोस्टिंग करते थे किसमें? उनके अकाउंट्स में। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक 4, चैप्टर 4 रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन 2। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ बुक्स। हमारी बुक्स किस किस टाइप की होती हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आपको ध्यान से पढ़ना है। तो पहले क्या होता है हमारा? कैश बुक। कैश बुक आपको पता ही है, कैश बुक क्या होती है? वो कैश बुक होती है जिसमें कि सारी कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होती है। हमारे पास कैश आया या गया, तो कैश की जितनी भी ट्रांजैक्शन होगी जो पैसे से रिलेटेड है, कैश से, चेक नहीं, कैश से, रोकड़ा, ठीक है ना। तो वो ट्रांजैक्शन जितनी भी होंगी, कैश आ रहा है या जा रहा है इन किसी भी चीज़ के लिए, तो वो सारी ट्रांजैक्शन आपकी होंगी कैश बुक में, ठीक है। कोई और एंट्री नहीं आएगी, सिर्फ कैश की एंट्रीज आएंगी। फिर आता है परचेज बुक। परचेज बुक क्या होता है? आपने कोई मटेरियल परचेज किया तो उसकी एंट्री कहाँ होगी? परचेज बुक में होगी, ठीक है। इस चीज़ को समझना है आपको कि किस बुक में हम कौन सी एंट्री करेंगे। तो परचेज बुक में परचेज की एंट्री आएगी। फिर आता है परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं, ठीक है। इस चीज़ को समझ लीजिए, परचेज रिटर्न को हम परचेज आउटवर्ड भी कहते हैं, ठीक है। कई बार बुक्स में जब क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन में परचेज रिटर्न न लिखा होकर रिटर्न आउटवर्ड लिखा होगा, तो आपको ये समझना है कि रिटर्न आउटवर्ड का मतलब परचेज रिटर्न होता है। इससे मैं आगे आपको समझने का एक थंब रूल दूंगा कि आप बहुत इजीली याद रखेंगे, क्योंकि मैंने जनरली देखा है कि बच्चे ये याद नहीं रख पाते कि रिटर्न आउटवर्ड का मतलब क्या है, क्योंकि आगे आपको एक वर्ड और आने वाला है, रिटर्न इनवर्ड, ठीक है। तो दोनों को एक साथ समझेंगे एक थंब रूल से। फिर आता है सेल बुक।
सेल्स बुक क्या होती है? जब मैं कोई मटेरियल बेचता हूँ, मैं बिजनेस कर रहा हूँ तो मैं कुछ अपना जो भी प्रोडक्ट है उसको बेचूंगा, तो बेचता हूँ तो वो मेरा क्या है? सेल है, तो वो सेल्स बुक हम बनाते हैं, ठीक है। और उसके बाद आता है सेल्स रिटर्न, यानी सेल्स रिटर्न, सेल्स इनवर्ड भी कहते हैं इसे। और उसके बाद आता है जनरल प्रॉपर। देखिए अब एक चीज समझिए, ये कैश बुक समझ में आ गया। कैश बुक में क्या करेंगे हम? कैश से रिलेटेड सारी एंट्रीज करेंगे, ठीक है ना। परचेज में क्या करेंगे? जो हम परचेज, जो खरीदारी कर रहे हैं, जो कुछ मटेरियल खरीद रहे हैं, तो उसमें परचेज से रिलेटेड बुक्स एंट्रीज आ गई। फिर आता है हमारा रिटर्न आउटवर्ड, यानी कि जो हमने मटेरियल परचेज किया, खरीदा, तो हो सकता है उसमें से कुछ डिफेक्टिव हो गया हो, मटेरियल खराब है, तो हम क्या करेंगे? वापस करेंगे ना। आप भी करते होंगे ना, अब कोई सामान खरीद के लाए और वो सही नहीं है तो आप दुकानदार को वापस करते हैं। तो वैसे ही कोई मटेरियल हमने खरीदा और वो खराब है तो हम क्या करेंगे? उसे वापस करेंगे। तो जो वापस करेंगे उसकी एंट्री कहाँ करेंगे? परचेज रिटर्न में, ठीक है। अब जो प्रोडक्ट हमने बनाया उसको हमने बेचा, तो बेचने की एंट्री कहाँ करेंगे? सेल्स रिटर्न, सेल्स बुक में, ठीक है। जो हमने परचेज सेल की है उसे हम सेल बुक में एंट्री करेंगे। अब सेल्स रिटर्न में हमने कोई प्रोडक्ट जो है वो बेचा है, तो हो सकता है प्रोडक्ट हमारा डिफेक्टिव हो, तो वो भी वापस आएगा। तो जो प्रोडक्ट हमने सेल किया और वो वापस आ गया, उसकी एंट्री कहाँ करेंगे? सेल्स रिटर्न में करेंगे, ठीक है। अब आता है जनरल प्रॉपर। अब ये जनरल प्रॉपर क्या चीज़ है? तो देखिए जनरल प्रॉपर को पहले समझ लेते हैं कि जो हमारे ये इन सब अकाउंट्स में फॉल नहीं करता, जो एंट्रीज हमारी इन सब एंट्रीज में फॉल नहीं करती, जो इन 5 अकाउंट्स में नहीं आ रहा, वो कहाँ जाएगा? वो जनरल प्रॉपर में जाएगा, ठीक है। जनरल प्रॉपर में कौन सी एंट्री जाएगी? जो इन 5 में फॉल नहीं करती है, ठीक है। आगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें अच्छे से समझेंगे कि जनरल प्रॉपर में कौन सी एंट्रीज आती हैं। तो दूसरी चीज़ हमें देखनी है, एक जो बड़ा कन्फ्यूज़न है आज बच्चों में रहता है कि वो है परचेज रिटर्न, यानी कि रिटर्न आउटवर्ड और रिटर्न इनवर्ड। अगर आप ये याद रख सकते हैं कि परचेज रिटर्न परचेज आउटवर्ड होता है और सेल्स रिटर्न सेल्स इनवर्ड होता है, तो बहुत अच्छी बात है। जनरली बच्चों में ये कन्फ्यूज़न रहता है, ये डाउट रहता है कि परचेज रिटर्न यानी कि रिटर्न आउटवर्ड और रिटर्न इनवर्ड को कैसे याद रखें। तो मैं आपको एक सिंपल सा इसका थंब रूल देने वाला हूँ कि परचेज रिटर्न यानी कि रिटर्न आउटवर्ड और सेल्स रिटर्न यानी कि रिटर्न इनवर्ड को कैसे याद रख सकते हैं। देखिए अब सिंपल सी अंग्रेजी को समझिए, ठीक है। अंग्रेजी अगर आप समझ गए तो फिर आपको बहुत ईजी हो जाएगा। तो ये अंग्रेजी तो इतनी सी आपको सबको पता होगी। आउट का मतलब क्या होता है? आउट का मतलब बाहर, बाहर यानी कि बाहर जाना, ठीक है ना, समझ गए ना। और इन का मतलब अंदर, ये इनका मतलब हो गया अंदर आना, आउट का मतलब जाना और इनका मतलब आना। तो देखिए परचेज क्या है? परचेज क्या है? परचेज जो है मेरा माल आया। आप कुछ परचेजिंग करते हो, क्या करते हैं? खरीद के लाते हैं। जब खरीद के लाते हैं तो उसको बाहर निकाल देते हैं, यानी कि आउट कर देते हैं। तो आउट से याद रखना है आपको, आउट यानी कि बाहर गया, यानी मेरे घर से बाहर गया, तो यानी कि रिटर्न हो गया, यानी कि वो परचेज रिटर्न है। और इन यानी कि इनका मतलब आना, यानी कि कुछ मटेरियल में बाहर से अंदर आया, तो यानी कि वो क्या है? रिटर्न, सेल्स रिटर्न है। यानी सेल्स मैंने बाहर की थी तो सेल बाहर से मेरे वापस मेरे घर में आ गई, मेरे बिजनेस में आ गई, तो वो इनवर्ड का मतलब सेल्स रिटर्न है। समझ गए ना। आउट का मतलब मेरी परचेज बाहर गई, इन का मतलब सेल्स इन हुई, तो परचेज आउट हो गई यानी कि परचेज रिटर्न हो गई, और सेल इन हो गई मतलब कि सेल्स रिटर्न हो गई। समझ गए बात को। तो बहुत ईजी है याद रखना, कोई मुश्किल नहीं है। अब तो आपको हमेशा ये जिंदगी भर याद रहेगा कि परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न को आपको कैसे याद रखना है। तो सबसे पहले आता है कैश बुक। तो कैश बुक क्या होती है हमारी? कैश बुक इज अ बुक इन विच ऑल ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू कैश रिसिप्ट एंड कैश पेमेंट आर रिकॉर्डेड। इट स्टार्ट्स विद द कैश और बैंक बैलेंस एट द बिगिनिंग। ठीक है, तो पहले तो क्या है, इसमें जो हमारी जितनी भी ट्रांजैक्शन कैश से रिलेटेड हो रही है, चाहे वो पैसा आया या गया, तो वही एंट्रीज इसमें आती हैं। और दूसरा, ये शुरू कहाँ से होता है? शुरू यानी कि बिगिनिंग में, यानी स्टार्टिंग में मेरा पास कितना कैश था इन हैंड, तो वहाँ से शुरू होता है। फिर उसमें प्लस माइनस होता रहता है, कितना आया कितना गया। ठीक है, तो जनरली इट इज़ मेड ऑन मंथली बेसिस। इट इज़ वेरी पॉपुलर बुक एंड इज मेंटेन्ड बाय ऑल ऑर्गेनाइजेशन, बिग और स्मॉल, प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट मेकिंग।
तो इसमें क्या है, ये जनरली मंथली बेस पे बनाते हैं, हर महीने बनाई जाती है बुक्स की, महीने में के अंत में मेरे पास कितना कैश बचा हुआ है, इन हैंड कितना कैश है। और ये सभी जगह बनाई जाती है, चाहे वो छोटी कंपनी हो, बड़ी हो, कोई प्रॉफिट मेकिंग के लिए हो या नॉन प्रॉफिट मेकिंग के लिए हो, तो सभी जगह ये कैश बुक तो होती ही होती है, क्योंकि सारा काम तो कैश का ही है, पैसे का ही तो काम है और पैसे के लिए तो करते हैं हम, तो इसलिए सब जगह कैश बुक तो बनाई ही जाती है। It serves the purpose of both general as well as ledger cash account. It called book of original entry. When a cash book is maintained, transaction of cash are not recorded in general and no separate account of cash or bank is required in ledger. ठीक है, तो ये जो है ये ओरिजिनल एंट्री होती है कैश बुक में, ठीक है, और यहाँ पर ये कैश बुक मेंटेन होती है, वहाँ पर फिर जनरल में इसकी एंट्री नहीं की जाती है, ठीक है, इसकी कोई जरूरत नहीं होती क्योंकि सारी ट्रांजैक्शन सीधा कैश बुक में आ जाती हैं। एक्चुअली होता क्या है ना कि देखो छोटी जब कंपनी है तो वहाँ पर क्या है कि वहाँ पर एक ही जनरल अकाउंट बनता है, ठीक है, लेकिन जब कंपनी बड़ी हो जाती है ना तो वहाँ पर एक ही जगह पे हम सारी एंट्रीज करेंगे तो उसको मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए क्या करते हैं, जब ऑर्गेनाइजेशन बड़ी हो जाती है तो वहाँ पर सबके अलग अलग अकाउंट्स ओपन कर दिए जाते हैं, कैश के अलग, परचेज के अलग, सेल्स के अलग, इस तरीके से। अभी जो देखो, जो हमने रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन चैप्टर 3 पढ़ा था 1, तो उसमें क्या था, उसमें हमने जो अकाउंट्स पढ़े थे वो छोटी फर्म्स के लिए थे, ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ये जनरल एंट्रीज बनाई हमने और वहाँ से फिर लेजर में ट्रांसफर कर दिया। लेकिन जब बिजनेस हमारा बड़ा हो जाता है तो एक ही जगह पे सारी एंट्रीज करना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि हर एक एंट्री को फिर ढूंढोगे, फिर उसे लेजर में ट्रांसफर करेंगे। तो उससे अच्छा क्या करते हैं, जब ऑर्गेनाइजेशन बड़ी हो गई तो हमने उसे अलग अलग उसके लेजर खोल दिए, स्पेसिफिक लेजर्स, और डायरेक्ट एंट्रीज वहीं कर दी, ठीक है, तो इससे हमारा टाइम भी बचता है और वो जल्दी से लेजर तैयार भी हो जाते हैं। तो अब हिंदी में कहते हैं कि रोकड़ बही से, कैश बुक को क्या कहते हैं, रोकड़ बही। रोकड़ बही वह पुस्तक है जिसमें नकद प्राप्तियों व भुगतान से संबंधित सभी लेन देनों का अभिलेखन किया जाता है। इसे विशेष अवधि में नकद या बैंकस्थ रोकड़ के प्रारंभिक शेष से आरंभ किया जाता है। साधारणतया यह प्रतिमाह बनाई जाती है। यह एक लोकप्रिय पुस्तक है, इसलिए व्यापार चाहे छोटा हो या बड़ा, संस्थान लाभार्जन के उद्देश्य वाली हो या गैर लाभकारी, सभी रोकड़ बही अवश्य बनाते हैं। यही वह पुस्तक है जो रोजाना मंच व खाता बही दोनों के उद्देश्यों को पूर्ण करती है। क्योंकि रोकड़ बही में लेन देन की प्राथमिक प्रविष्टि की जाती है, इसलिए इसे मूल प्रविष्टि की भांति भी कहते हैं। प्रायः यह प्रथा है कि जब रोकड़ बही रखी जाती है तो उस फिर संबंधित लेन देन, तो फिर रोकड़ संबंधी लेन देनों का न तो रोजाना मंचे में ही लिखा किया जाता है, न ही रोकड़ व बैंकस्थ रोकड़ के लिए कोई अन्य खाता बनाया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया आपको कैश बुक क्या होती है। अब देखिए, कैश बुक जो होती है हमारी 3 तरीके की होती है। एक तो सिंगल कैश बुक। सिंगल कैश बुक में क्या होता है, जो हमने अभी अकाउंट्स पढ़े थे ना, टी अकाउंट, इस तरीके से हमने अकाउंट्स पढ़े थे इसके, इस तरीके से याद होगा आपको। ठीक है ना, ये इस तरीके से आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे ये डेबिट हो गया और यहाँ पर ये क्रेडिट हो गया, इस तरीके से पढ़ा था हमने। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही कॉलम है, देखिए ना, यह ये जो है ये आपका एक कॉलम हो गया, ये एक कॉलम हो गया, तो इसे सिंगल कहते हैं। डेबिट का एक कॉलम, क्रेडिट का एक कॉलम, तो ये सिंगल बुक कहते हैं, सिंगल कॉलम कैश बुक। दूसरा आता है डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक किस तरीके की होती है, ये मैं मान लूँ इसका मेरा ये मेन लाइन आ गई, तो यहाँ पर जो डेबिट होगा और क्रेडिट होगा इस जगह पे 2-2 कॉलम होंगे, ये हो गया, ये हो गया। तो यहाँ पर क्या होता है, एक तो कैश का कॉलम हो गया, कैश, और दूसरा कॉलम क्या हो गया, बैंक का। इसी तरह डेबिट में भी एक कैश का कॉलम, एक बैंक कॉलम, यानी कि हम जो कैश और बैंक को एक साथ मेंटेन करते हैं। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि जो बिजनेस जब मेरा बड़ा हो जाता है तो मैं क्या करता हूँ, एक करंट अकाउंट ओपन करता हूँ। करंट अकाउंट क्या होता है, वो जिसमें एक तो आपका सेविंग अकाउंट है, सेविंग अकाउंट आपने पढ़ाई होगा, जानते भी होंगे, जो आपके घर में भी सबके खुले होंगे। लेकिन करंट अकाउंट क्या होते हैं, करंट अकाउंट बिजनेस में खुलते हैं। यहाँ पर करंट अकाउंट में जो इंटरेस्ट जैसे सेविंग अकाउंट में मिलता है वैसे नहीं मिलता यहाँ, बल्कि हमें कुछ नॉमिनल चार्जेस बैंक को देने पड़ते हैं अपना अकाउंट मेंटेन करने के लिए। ठीक है,
तो यहाँ पर इस तरीके से दो अकाउंट्स बनाए जाते हैं, कैश और बैंक एक साथ मेंटेन किए जाते हैं, तो इसे हम कहते हैं डबल कॉलम कैश बुक। और तीसरा आता है पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक क्या होता है? पेटी कैश बुक छोटे मोटे जो खर्चे होते हैं उनके लिए एक कैश बुक बनाई जाती है। अब देखो, मुझे डे टू डे कुछ काम होगा, जैसे कि अगर बिजनेस ला रहे हैं तो भाई वहाँ पे कुछ मेरे को स्टैम्प्स लानी होंगी, रेवेन्यू टिकट्स लानी होंगी, छोटी मोटी स्टेशनरी परचेज करनी होगी, डेली के कुछ खर्चे होंगे, जैसे मिल्क आएगा, दूध आएगा, कुछ ऑफिशियल खर्चे होंगे। तो इस छोटे मोटे खर्चे के लिए हम कैश बुक में एंट्री करेंगे, 2-2, 5-5, 10-10 रुपए की नहीं करेंगे, उससे हमारी बुक्स तो हैवी हो जाएंगी और उसमें कुछ हमारा पता भी नहीं लगेगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि कैश बुक, पेटी कैश बुक बनाते हैं, जहाँ पे हम छोटे मोटे खर्चे करते हैं और लास्ट में क्या करते हैं, महीने के लास्ट में वहाँ से या फिर पीरियोडिकली वहाँ से हम ट्रांजैक्शन को ट्रांसफर कर देते हैं अपनी मेन कैश बुक में। ठीक है, तो इस तरीके से हम कैश बुक बनाते हैं छोटे मोटे खर्चों के लिए। तो इस तरीके से 3 आपके कैश बुक हो गए। तो जो एग्जाम आएगा, एग्जाम में आपसे कहा जाएगा कि आपको बुक्स कौन सी बनानी है, तो उस तरीके से आपको बनानी होंगी। तो आगे आने वाले वीडियो में हम इनके प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे और इनको डिटेल में समझेंगे भी। ठीक है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ ताकि आप ये कोर्स कंप्लीट कर सकें। ओके, टिल देन गुड बाय।